हाँ देखो, जो हमारा अगला सवाल है वो क्या है, हमें प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर पिछला सवाल, अगला सवाल आ गया क्या? हाँ, हमें प्रूफ करना है रूट 5 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे रूट 5 की जगह कुछ और भी हो सकता था, कोई सा भी प्राइम नंबर हो सकता था, रूट 2, रूट 3, रूट 7, कुछ भी हो सकता था। सबको करने का सेम तरीका है। ठीक है, अब ये जो तरीका है ना, ये थोड़ा सा अलग है, इसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मतलब हमें प्रूफ करना है कि वो इर्रेशनल है। हम क्या करेंगे, हम उसको मानेंगे कि वो रैशनल है। पहले हम ये मान लेंगे कि रूट 5 जो है वो रैशनल है, और फिर बाद में हम इस स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे, मतलब पलट जाएंगे, और बाद में हम बोलेंगे कि हमने जो माना था वो तो बात गलत है, यानी रूट 5 रैशनल नहीं है। तो अगर रूट 5 रैशनल नहीं है तो इसका मतलब वो इर्रेशनल ही तो होगा। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमें इस्तेमाल करना है। 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर है हम, है ना, और इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल आते हैं। कुछ स्टेप्स तुम्हें इसमें याद भी करने पड़ेंगे। ठीक है, एक दो बार करोगे ना तो याद हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। पहले हम रैशनल मानेंगे, बाद में प्रूफ कर देंगे कि हमने जो माना था वो गलत है। ठीक है, लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, है ना। अब अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो रूट 5 इज इक्वल्स टू ए बाई ए अपॉन बी लोग हो सकते हैं, है ना, क्योंकि रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। और किसी भी रैशनल नंबर में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है ना, वो को प्राइम होते हैं। ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम मैंने बताया था ना क्या होता है। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ 15/18, ये भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन इसके फैक्टर्स में कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है, तो ये 3 से कट जाएगा। तो एक्चुअली में हमारा रैशनल नंबर ये होता है। तो किसी भी रैशनल नंबर में जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है ना, वो हमेशा को प्राइम होते हैं, उनके फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, हमेशा ये बात ध्यान रखना, उनके फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम होते हैं, इस बात को मेरी याद रख लेना तुम लोग बस। ठीक है, ये वाली चीज़ लास्ट में, इसी सवाल के लास्ट में काम आएगी कि ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब ये इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रूट 5 बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायरिंग कर दो। सॉरी, ए स्क्वायर क्यों बनेगा भाई, ए ही तो बनेगा, अभी तो हमने मल्टीप्लाई करा है। अब जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अब जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 5b स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी और ये बन गया ए स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब एक बात बच्चे मेरे ध्यान से सुनेंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, जैसे 2 × 3 = 6, तो इसका ये मतलब हुआ ना कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6, 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6, इसका यही तो मतलब हुआ ना। दो चीज़ों को अगर हम मल्टीप्लाई करके एक तीसरी चीज़ हमें मिल रही है, यानी तो वो दोनों चीज़ें जो हैं वो उस तीसरी चीज़ के फैक्टर है। तो यहाँ पे भी ऐसे लिखा हुआ है 5 × b² = a²। तो हम बोल सकते हैं ना कि 5 जो है वो a² का फैक्टर है और b² भी a² का फैक्टर है। हम बोल सकते हैं ना कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a²। तो हम वही चीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a²। थोड़े से स्टेप्स तुम लोगों को याद भी करने पड़ेंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार कर लोगे तो हम अपने आप याद हो जाएगा। 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a²। ठीक है, अब एक बात मेरी समझो, अगर कोई नंबर जैसे मान लो 2 जो है वो 4 के स्क्वायर का फैक्टर है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, है ना। अगर 2 4 के स्क्वायर का फैक्टर है ना, तो 2 4 का भी फैक्टर होगा। ये भी एक थ्योरम है, और ये भी यूक्लिड ने ही बताई थी कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर का फैक्टर होता है तो वो उस नंबर का भी फैक्टर होगा। तो 5 अगर a² का फैक्टर है तो 5 जो है वो a का भी फैक्टर होगा, ऑफ a ऑल्सो। 5 अगर a² का फैक्टर है तो 5 a का भी फैक्टर होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर भूल जाओगे एक दो दिन बाद, कोई बात नहीं है, इस वीडियो को वापस देख लेना, इस सवाल को वापस देख लेना। ठीक है, एक दो बार करने के बाद ही समझ में आएंगे तुम्हें ये। ठीक है, मैंने क्या लिखा, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a। अब यहाँ से हमें दूसरा स्टेप शुरू कर देना है। ठीक है, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a हो गया, है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिखा है कि 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12, 3 12 का एक फैक्टर है, तो 3 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 12 मिलेगा ना बेटा।
अगर मैं लिख रहा हूँ कि 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12, तो 3 में कुछ मल्टीप्लाई करने से ही तो 12 मिलेगा, 3 में कुछ मल्टीप्लाई करने से ही तो 12 मिलेगा। वैसे यहाँ पे लिखा है 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए, यानी 5 में कुछ मल्टीप्लाई करने पर ही तो ए मिलेगा, 5 में कुछ मल्टीप्लाई करने पर ही तो ए मिलेगा। तो हम मान लेते हैं कि वो जो तीसरी चीज़ है जो हमें मल्टीप्लाई करनी है दैट इज सी। मैंने क्या बोला, 5 में कुछ मल्टीप्लाई करने पर ही तो ए मिलेगा, तो हम मान लेते हैं कि वो जो तीसरी चीज़ है ना दैट इज सी। ठीक है, 5 में सी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ए मिल जाएगा। ठीक है, वापस स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 25 सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। हमने क्या करा बेटा, हमने स्क्वायरिंग करी। ठीक है, जैसे पीछे करा था ना वही कर रहे थे, है ना। अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, इक्वेशन 1 में ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5b स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे 5b स्क्वायर। क्या पुट कर देंगे, 5b स्क्वायर। और ये कहाँ से आया बेटा, ये आया इक्वेशन 1 से जो हमने मान रखा था। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि ये 5 से ये 25 जो है वो 5 बार में कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। देखो वो सेम चीज़ आ गई जो पहले आई थी, ये देखो, ये आ गया था ना 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब क्या आ गया, 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या कॉन्क्लूड किया था कि 5 जो है वो a स्क्वायर का फैक्टर है, और a स्क्वायर का फैक्टर है तो a का भी फैक्टर होगा। वैसे यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। तो 5 अगर b स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ b ऑल्सो, तो 5 b का भी फैक्टर होगा। ठीक है, अब समझेंगे कि हमने किया क्या पूरे सवाल में। हमने मान लिया था कि √5 जो है वो रैशनल है और वो a अपॉन बी के फॉर्म में है, और a और b जो है वो को प्राइम नंबर्स थे। ठीक है, a और b क्या थे, को प्राइम नंबर थे, यानी कि इनके फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता था। हमने क्या देखा कि 5 एक नंबर है जो कि दोनों के फैक्टर्स में कॉमन है। 5 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के फैक्टर्स में कॉमन है ना। a का भी फैक्टर है और b का भी फैक्टर है 5, लेकिन ऊपर हमने क्या बोला था कि उनके फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉन्ट्राडिक्ट कर गए ना अपनी बात से, पहले हम कुछ बोल रहे थे अब हम कुछ बोल रहे हैं। इसी तरीके को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं, अपनी बात से मुकर जाना। ठीक है, पहले हमने कहा था a और b जो है वो को प्राइम नंबर है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि 5 कॉमन फैक्टर है, यानी वो को प्राइम नहीं हो सकता। तो इतना करने के बाद हम क्या लिखेंगे, कहाँ लिखूं, देखो इतना करने के बाद हम क्या लिखेंगे, इतना करने के बाद हम लिखेंगे सिंस 5 इज अ कॉमन फैक्टर, since 5 is a common factor of a and b, therefore they cannot be co-prime numbers। ठीक है, वो को-प्राइम नंबर्स नहीं होते, लेकिन हमने माना था कि वो हैं। Hence we contradict to our assumption, hence we contradict to our assumption, इसलिए हमने जो माना था हम उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। contradict to our assumption and √5 is a irrational number। ठीक है, ये स्टेटमेंट तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट की भी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, हमने पहले माना था कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर है, फिर हमने देखा कि 5 उसके फैक्टर में कॉमन आ गया, यानी वो को प्राइम तो हो नहीं सकते। तो अगर वो को प्राइम नहीं है, हमने पहले बोला था कि वो को प्राइम है, यानी हम अपनी स्टेटमेंट से मुकर गए, हम अपनी बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। और हम अपनी बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर गए मतलब कि जो हमने माना था वो गलत है, √5 रैशनल नहीं है। अब अगर कोई नंबर अगर रैशनल नहीं है, इसका मतलब वो इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया, √5 इरैशनल। अब देखो अब क्या होता है, एक तो वो था जिसमें एक सिंगल नंबर था उसको इरैशनल करना था, कभी कभी ऐसे इस टाइप के भी होंगे, है ना। करने का तरीका सेम ही है, इसको रैशनल मान लो, लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल। ठीक है, अब अगर वो रैशनल है तो वो a अपॉन बी के फॉर्म में होगा, है ना। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, इस तरीके के सवाल को कैसे करेंगे, इस तरफ तुम्हें एक इरैशनल नंबर दिख रहा होगा,
दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, घूर के देखो। इस तरफ तुम्हें एक इरेशनल नंबर दिख रहा होगा, दैट इज √5। तुम्हें इरेशनल नंबर दिख रहा है, दैट इज √5, है ना। तो √5 को छोड़ के जितनी चीज़ है ना सबको दूसरी तरफ भेज दो। इसमें अलग अलग टाइप के आते हैं, हो सकता है माइनस होता है यहाँ पे, हो सकता है मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। हमें क्या करना है, जो भी इरेशनल वाली चीज़ है उसको छोड़ के बाकी सबको उधर भेज दो। तो ये क्या बच जाएगा यहाँ पे, 2√5 इज इक्वल्स टू a/b 3 प्लस का इधर आकर के माइनस। और एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एलसीएम लेने का तरीका दिखा रहा हूँ, सबसे बेस्ट तुम्हें कोई नहीं बताएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम कैसे लेंगे, नीचे वालों को कर दो मल्टीप्लाई और ऊपर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ले लिया हमने एलसीएम। 1 को a से करेंगे तो a माइनस b को 3 से करेंगे तो 3। तो एलसीएम लेने के लिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रैक्शन वालों को ज़रूरी नहीं है कि तुम एलसीएम ही लो, ये वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो, नीचे वालों को मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आ गया। चलो अब मैंने क्या बोला है, अकेला करना है, अकेला करना है √5 को, इर्रेशनल नंबर को। ये जो 2 है वो भी उधर चला जाएगा डिवाइड में, 3 1 जा 3 और 3 से ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 2 जा क्या बन जाएगा, 3 2 जा बन जाएगा 6, है ना। 3 2 जा बन जाएगा 6। अब एक बात मेरी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे कि इस सवाल में हमने क्या किया। इस सवाल में हमने क्या किया, इस सवाल में हमने माना था कि वो रैशनल है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक तरफ तो इर्रेशनल नंबर आ गया और एक तरफ रैशनल नंबर आ गया, p/q के फॉर्म में है ना, देखो ये p ये q। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या एक इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है क्या? एक इर्रेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो यानी ये जो चीज़ है ना, ये कभी बराबर हो ही नहीं सकती। और ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने इसको रैशनल माना था। वापस वही हम कॉन्ट्राडिक्ट कर गए अपनी बात से, इर्रेशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं आ सकता। इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत है, और 3 + 2√5 एक इर्रेशनल नंबर है, हमने उसको रैशनल माना था जो कि गलत है। तो अगर वो रैशनल नहीं है तो इसका मतलब इर्रेशनल होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसको लिख देना है स्टेटमेंट के फॉर्म में, है ना। इसके बाद लिख देना सिंस सिंस मत लिखो, ऐसे लिख दो, हियर वी कॉन्ट्राडिक्ट टू आवर स्टेटमेंट, या अजम्पशन बोल सकते हैं, स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, assumption and √3 + 2√5 is an irrational number। ठीक है, एक लाइन ऊपर और ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसे लिख देना कि √5 कैन नॉट बी अ रैशनल नंबर। वी नो √5 इज एन इरेशनल नंबर एंड इट कैन नॉट बी इक्वल टू अ रैशनल नंबर। और उसके बाद ये जो मैंने लिखा है वो लिख देना, बाकी इतना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रैशनल इरेशनल वाले सवाल जो थे वो इतने ही आएंगे, इसी टाइप के आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। कभी कभी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे प्लस है, माइनस दे दे, मल्टीप्लाई दे दे, कुछ भी नहीं करना, इरेशनल वालों को एक तरफ करके बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ भेज देना। ठीक है, अब देखो अगला सवाल, इसमें क्या बोला गया है, ये लास्ट सवाल है एनसीईआरटी का। इसके बाद हम एनसीईआरटी के अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो हम करेंगे। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों के लिए भी है, बेसिक के लिए भी, स्टैंडर्ड के लिए भी। क्या बोला गया है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअल डिवीजन। बिना डिवाइड किए आपको इनका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है और फिर उसका टाइप भी बताना है कि वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। समझ में आ गई बात। पहले आपको बिना डिवाइड किए इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, फिर उसका टाइप भी बताना है कि वो किस टाइप का है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ नहीं लिखी होती ना एक्चुअल डिवीजन, तो हम सिंपली डिवाइड कर देते और डिवाइड करते हमें पता चल जाता कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। लेकिन इसने बोला है कि तुम डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर हम इसे डिवाइड ना करने के लिए बोले तो हम क्या करेंगे, तुरंत जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, फटाफट जो भी डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 5 से ये चला जाएगा 625 बार में, 5 से ये चला जाएगा 125 बार में, 5 से ये चला जाएगा 25 बार में,
5 से ये चला जाएगा 5 बार में, और 5 से ये चला जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 3125 है ना, इसके फैक्टर्स में सिर्फ 5 ही आ रहे हैं, ठीक है। इसके फैक्टर्स में सिर्फ 5 ही आया है ना, 5 बार। तो ये जो हमारे पास नंबर था 13/3125, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5। इसको तोड़ेंगे तो 5 की पावर 5 ही तो मिलेगा ना। अब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अगर हमें डिवाइड नहीं करना और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, तो नीचे हमारे पास सिर्फ 10 ही होना चाहिए, 10 के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने कि अगर हमें बिना डिवाइड किए डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो नीचे सिर्फ 10 होना चाहिए, 10 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे कितने 5 थे, 5 बार 5 थे, तो 5 बार 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कोई भी चीज़ जो हम डिनोमिनेटर में करते हैं वही हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तभी जा करके वो चीज़ बैलेंस रहती है। तो ऊपर तो क्या हो गया, ऊपर हो गया 13 × 2 की पावर 5 यानी कि 32, और नीचे क्या हो गया 5 की पावर 5 × 2 की पावर 5 यानी कि 5 × 2 की पावर 5, ठीक है। जब पावर सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम पावर को कॉमन ले सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 2 ज़ा 26 कैरी 416, और नीचे 10 की पावर 5, ठीक है। अब देखो नीचे पावर 5 है और डेसिमल का है हमारे पास 416 के लास्ट में डेसिमल है, कहीं पर डेसिमल नहीं होता तो लास्ट में होता है। तो इस 5 का मतलब कि जो डेसिमल है ना, ये 5 बार इधर आ जाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। अब बोलोगे सर ये हवा में कहाँ लेके जा रहे हो, तो बेटा यहाँ पे हवा नहीं है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आ गया हमारा डेसिमल, ठीक है। यहाँ पे तो ये क्या बन गया 0.00416, यह आ गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। एक और चीज़ पूछा है तुमसे टाइप, तो अब देखो टाइप का कैसे पता लगाते हैं। हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें ये मिला। तो अगर किसी नंबर के, अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में तुम्हें सिर्फ 5 मिले या सिर्फ 2 मिले या 2 और 5 दोनों मिले, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर किसी नंबर के फैक्टराइजेशन में तुम्हें सिर्फ 2 मिले या सिर्फ 5 मिले या 2 और 5 दोनों मिले, तो हम बोलेंगे कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अगर सिर्फ 2 मिलता है यहाँ पे डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में, या सिर्फ 5 मिलता या 2 और 5 दोनों मिलता, तो हम बोल देते कि वो टर्मिनेटिंग था। और अगर 2 और 5 के अलावा भी कुछ मिले तो हम बोल देते कि नॉन टर्मिनेटिंग था। तो अगर 2 और 5 के अलावा कुछ मिले ना, तो देख लेना कि कहीं वो ऊपर से तो नहीं कट रहा। जैसे ऊपर लिखा हुआ 15 और नीचे लिखा हुआ 12, ठीक है। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब तुम करने जाओगे तो 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, तुम बोलोगे सर 3 मिल गया, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अरे नहीं बच्चे, ये जो 3 तुम्हें मिला है ये 3 कट भी तो जाएगा ना इस 15 से। तो काटने पीटने के बाद जो नीचे बचता है ना, वो देखना होता है हमें कि क्या बचा, सिर्फ 2 बचा या सिर्फ 5 बचा या 2 और 5 दोनों बचे। अगर ये चीज़ें बच रही हैं तो वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है सबको मेरी बात? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी यहाँ पे होता है ख़त्म। एनसीईआरटी के अलावा जो सवाल है वो कर लेते हैं। ये सवाल मैंने उठाया है कहाँ से, पी के गर्ग से उठाया ये सवाल। 2 नंबर दिए हुए हैं ए और बी। ए कितना है x³ y², ठीक है।